भीतर बेचैनी होती है। तो यही कवि की अदृश्य परछाई घूमती रहती है अक्सर। मैं कवि के ब्रह्मांड की एक गुप्त आकाशगंगा हूँ। एक आकाशगंगा वह कविता है और दूसरी आकाशगंगा उस कविता के पंक्तियों के बीच जो गैप है, बिटवीन द गैप्स। वह क्या है कि मैं कवि के ब्रह्मांड की एक गुप्त आकाशगंगा हूँ। शब्द यहाँ आने से अक्सर आंखें चुराते हैं। शब्द यहाँ आने से अक्सर आंखें चुराते हैं। हड़बड़ी में छूट गई कोई सहायक क्रिया या कोई शब्द कभी कभार उठंगा सा आकर बैठ जाता है। ये उठंगा सा आकर बैठ जाने का प्रयोग देखिए। जैसे कोई थका मादा इंसान आता है, मनुष्य आता है और वो कहीं आकर किसी पेड़ के नीचे, किसी छांव में पेड़ के तने का सहारा लेके उठंग कर बैठ जाता है। अब इसकी नाटकीयता पर भी आप गौर कीजिएगा। हड़बड़ी में छूट गई कोई सहायक क्रिया या कोई शब्द कभी कभार उठंगा सा आकर बैठ जाता है किसी किनारे पर। अनुस्वार और कुछ मात्राएं झांकती रहती हैं मेरी परिधियों से। शब्दों से छन छन कर गिरती रहती हैं यहाँ कई ध्वनियाँ। अब इस शब्दों से छन कर ध्वनियों का गिरना जैसे झरोखों से छन कर रोशनी का कमरे में पड़ना एक चित्र बन जाता है। आपने देखा होगा। अब उन शब्दों के झरोखों से जो अर्थ की रोशनी आ रही है, वह उन झरोखों से वह रोशनी जब पार हो रही है तो वो कैसी छटा निर्मित कर रही है, कैसी ध्वनि निर्मित हो रही है। कभी कभी तो शब्दों के कुछ ऐसे अर्थ भटकते हुए चले आते हैं यहाँ बिगड़ैल बच्चों की तरह जो भाग गए थे बहुत पहले अपना घर छोड़कर। यानी अर्थ क्या है? कोई बिगड़ैल बच्चा है जो मनमानी करता है। अपने मन से वो कभी घर छोड़कर भाग गया था और अचानक अप्रत्याशित ढंग से वह लौट आया है। ऐसा नहीं है कि शब्द में कोई नया अर्थ आ जाता है। अर्थ शब्द के साथ अभिन्न होते हैं, लेकिन कई बार कुछ अर्थ कविता को पढ़ते हुए, काव्य पंक्तियों से गुजरते हुए अनायास, अचानक, अप्रत्याशित रूप से हमारे पास आ जाते हैं और वो हमारे अर्थ में एक नवीनता ला देते हैं। अर्थ का उत्कर्ष हो जाता है। तो कभी कभी तो शब्दों में के कुछ ऐसे अर्थ भटकते हुए चले आते हैं यहाँ बिगड़ैल बच्चों की तरह जो भाग गए थे बहुत पहले अपना घर छोड़कर। नए अर्थों की प्राप्ति होती है। कविता को पढ़ते समय जैसा मैंने कहा कि कवि ने जो अर्थ कविता की पंक्तियों में सिरजा है, उससे बाहर कविता के अर्थ की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और यह अर्थ एक सजग सचेत पाठक प्राप्त करता है। कैसे करता है कि ये अर्थ जैसे कोई बिगड़ैल बच्चा हो, जब काव्य की पंक्तियां लिखी जा रही थी तो शायद वह अर्थ उन शब्दों के साथ कवि की चेतना में न रहा हो, लेकिन उस खाली जगह को पाकर वह स्वयं उपस्थित हो जाता है और कविता के अर्थ में एक नए आस्वाद की सृष्टि कर देता है। जैसे दिखती हूँ उतनी अकंपित, उतनी निर्विकार सी जगह नहीं हूँ। कवि ने जो स्थान छोड़ा हुआ है, जो लिखा गया है, वो जो बिटवीन द लाइन्स है, वो इतना अकंपित, इतनी निर्विकार जगह नहीं है। वहाँ बहुत कुछ है। एक चुप हूँ जो आ जाती है बातचीत के बीच अचानक। आपके भी जीवन में यह चुप कभी आई होगी और ये चुप बड़ी मुखर होती है। भले इसमें कोई शब्द नहीं होते, कोई गूंज नहीं होती, लेकिन ये जो चुप होता है, यह जो चुप्पी आ जाती है थोड़ी देर के लिए, उसमें पता नहीं कितने शब्दों की भूमिका होती है, उनमें कितने अर्थों का कोलाहल होता है।
और कितने अर्थों का प्रभाव होता है। यह जो प्रभाव है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। कैसे आपने बातचीत करते हुए, किसी से संवाद करते हुए कोई एक ऐसी बात आ जाती है कि वह आपकी आगे की बोलने की प्रक्रिया को ही रोक देती है। आप थोड़ी देर के लिए अवाक हो जाते हैं और अवाक होकर जो पीछे बोली गई बात है उसके पता नहीं कितने अर्थों से गुजरते हैं, तैरते रहते हैं, जिसमें बातों के छूटे हुए टुकड़े कई चोर गलियां निकलती हैं मेरी गलियों से। ये चोर गलियां जैसे चोर बत्ती कहते हैं। अब गजब है कि चोर बत्ती यानी टार्च। चोर बत्ती का काम क्या है? अंधेरे में उजाला करके देख लेना, बट इसका नाम क्या पड़ गया? चोर बत्ती। जबकि चोर टार्च का इस्तेमाल कम करते हैं। चोर की से रक्षा करने के लिए जो पहरेदार होते हैं वो ज़्यादा टॉर्च लेकर पहरा देते रहते हैं। पुलिस वाले भी टॉर्च लेके चलते हैं। चोर को टॉर्च लेके चलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पूरा रेकी किया होता है कि वहाँ पे कहाँ कैसे चोरी करने के लिए जाना है। लेकिन इसके बाद भी बत्ती का नाम क्या हो गया? चोर बत्ती। तो ये जो चोर बत्ती है, उसी तरह से चोर गलियां, ये वो गलियां हैं जो छोटी छोटी गलियां होती हैं, और उन छोटी छोटी गलियों से भी बड़े बड़ी दूरियां हम तय करते हैं। ज़रूरी नहीं कि सबको राजमार्ग मिले, लेकिन कई बार ये राजमार्ग से ज़्यादा जल्दी से हमें अपने गंतव्य तक पहुंचा देती हैं, है ना, जिसको आप शॉर्टकट कहते हैं। अब शॉर्टकट को आप गलत अर्थ में मत लीजिएगा यहाँ पर, यानी वो गलियाँ जो घुमावदार राजमार्ग है उसकी तुलना में आपको जल्दी अर्थ तक पहुँचा देती हैं, और कई बार एक नए अर्थ की ओर आपको ले जाती हैं। जो यहाँ पर हो रहा है कि कई चोर गलियाँ निकलती हैं मेरी गलियों से, जो ले जा सकती हैं सबसे छिपा कर रखी कवि की एक अज्ञात दुनिया तक। कवि की एक अज्ञात दुनिया तक, जिस दुनिया से कवि ने हमें अब तक अपरिचित रखा है। वह जो अज्ञात दुनिया है, यानी उसका जो अभिप्रेत अर्थ है, जो कवि आपको इन पंक्तियों के माध्यम से देना चाहता है, वह अर्थ पाने के लिए इन खाली जगहों में से निकली हुई चोर गलियों के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। तो सबसे छिपा कर रखी कवि की एक अज्ञात दुनिया तक बेहद के इस अरण्य में कुलाचे मारती रहती है कितनी सी अनजान सी छवियां। शब्दों की ऊंची आड़ के बीच में एक खुला आसमान हूं। शब्दों की ऊंची आड़ के बीच में एक खुला आसमान हूं। वो जगह कौन सी? जो दो पंक्तियों के बीच में होती है। कवि के मंसूबों के उकाब जहां भरते हैं लंबी उड़ान। कवि के मंसूबों के उड़ान के उकाब, वह पक्षी जो कवि अपने मंसूबे के रूप में उसको चित्रित कर रहा है। तो जहां उड़ान भरते रहते हैं उस आकाश तक आपको पहुंचना है। अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी हैं यहाँ कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जाती हैं। शब्द हजारों साल की यात्रा करके हमारे साथ, हमारे बीच उपस्थित होते हैं। इन हजारों साल की यात्रा में शब्दों की जन्म कुंडली जब तक आपके पास नहीं होगी, तब तक शब्दों के ज़रूरी अर्थ, तात्कालिक अर्थ, समकालीन अर्थ तक आप नहीं पहुंच सकते। तो हाँ, उकाब पक्षी है, यानी मंसूबे, यानी वह बात जो वह कहना चाहता है, उसका जो इरादा है, जो उस कविता में व्यक्त होना है, वह ज़रूरी नहीं कि वह उन दो पंक्तियों में व्यक्त हो गया हो। आपको उन पंक्तियों के बीच जो जगह खाली है, उसे कवि कह रहा है कि वह आसमान है खुला हुआ शब्दों की
ऊंची आड़ के बीच। जैसे किसी चहारदीवारी के बीच में आप हों और आप आकाश की ओर ताकते हैं और वहाँ पर पक्षी दिखता है, वैसे ही कवि कह रहा है कि ये जो लाइनें हैं, ये जान लीजिए कि ये शब्दों की चहारदीवारी हैं और इनके बीच में जो खुली जगह है वह खुला हुआ आसमान है, जहाँ पर कवि के मंसूबे, उसके इरादे उकाब की तरह हवा में उड़ रहे हैं और वहाँ तक आपको जाना है। अदृश्य की आड़ के पीछे छिपी हैं यहाँ कुछ ऐसी सुरंगें जो अपने गुप्त रास्तों से शब्दों की जन्म कथा तक ले जाती हैं। शब्दों की यह जन्म कथा बहुत ज़रूरी है जानना। शब्द विज्ञान आपको बताता है कि यह शब्द कैसे निर्मित हुआ है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है, इसका आरंभिक अर्थ क्या था, इसमें अर्थ का कितना उत्थान हुआ है, कितना उत्कर्ष हुआ है, कितना अपकर्ष हुआ है, कितना विस्तार हुआ है, कितना संकोच हुआ है, कब, कहाँ, किस समय, किस अर्थ में यह व्यवहृत होता था, ध्वनित होता था, उसे आपको समझना होता है। उसके समकालिक अर्थ तक आपको जाना होता है। उसके तत्कालीन अर्थ से समकालीन अर्थ तक जाने की यह जो कोशिश है, यह कविता को समझने की कोशिश है। और यह कोशिश कवि भी करता है और पाठक भी करता है। यहाँ आने से पहले अपने जूते बाहर उतार कर आना कि तुम्हारे पैरों की कोई आवाज़ न हो। एक जरा सी बाहरी आवाज़ नष्ट कर देगी मेरे पूरे जादुई तिलिस्म को। कहने का आशय यह है कि कविता का जो पूरा एक संसार निर्मित होता है, जिसको कवि कह रहा है, जो अर्थ का संसार निर्मित होता है, जो बहुत जादुई है, जो तिलिस्मी है, वहाँ पर आपको अपने जूतों को बाहर निकाल कर आना है। जूतों को बाहर निकाल कर आने से मतलब क्या हुआ? जूतों को बाहर निकाल से आने का मतलब ये हुआ कि आपको अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होना है। आपको उस अर्थ तक जाना है जो अर्थ कवि का अभिप्रेत है, वह अर्थ जो आज का अभिप्रेत है, जो आज के वक्त का अभिप्रेत है। तो इस तरह से दो पंक्तियों के बीच के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि कविता की जो अर्थ प्रक्रिया है वो इतनी सरल, इतनी सपाट नहीं है। उसमें बहुत अर्थ की गुंजाइश है और उस अर्थ की गुंजाइश तक पहुंचने के लिए एक यात्रा पाठक को, आस्वादक को करनी पड़ती है और उस यात्रा के बारे में इन पंक्तियों के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है।